हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं एंड देयर आर 12 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो मेक श्योर कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन देन दिस वीडियो विल हेल्प यू। ओके, हम यहाँ पे पहले मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि क्या होता है और एक एक मैक्सिम को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। सो आई होप कि दिस सेशन विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे कि ये मैक्सिम्स होते क्या हैं, ये शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। तो देखो, शिक्षण सूत्र सिंपली इसको हम टीचिंग टेक्निक्स भी कह सकते हैं। सो दीज आर सम टीचिंग टेक्निक्स विच अ टीचर यूजेस ड्यूरिंग हिज और हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, पढ़ाते समय एक शिक्षक इन तकनीकों का सहारा लेता है टू मेक हिज और हर टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, टेक्निक्स कह सकते हैं। और जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है बेसिकली एक स्टेटमेंट है या एक यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें यूज करना है वाइल टीचिंग या अपनी टीचिंग लर्निंग को और कॉम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कुछ भी नहीं है, सिंपली क्या है, हमारी कुछ ऐसी टेक्निक है, हमारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स इन्हें हम कह सकते हैं, या कुछ ऐसे जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं जो हर जगह फॉलो किया जाता है, चाहे आप इंडिया में पढ़ा रहे हैं, चाहे आप किसी दूसरे कंट्री में पढ़ा रहे हैं। सो इफ यू आर फॉलोइंग दीज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग तो डेफिनेटली योर टीचिंग विल बी मोर इफेक्टिव। ओके, सो ये था मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अब चलते हैं इसके अंदर एक एक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी नोन टू अननोन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। सो अब पहला मैक्सिम है कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए। हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे। मतलब कि नोन टू अननोन का मतलब क्या है कि जो बच्चा पहले से जानता है आप उससे शुरुआत करते हुए यू विल मूव ऑन टू अननोन फैक्ट्स। ठीक है, जो बच्चा नहीं जानता। एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। नोन का मतलब है जो बच्चा पहले से जान रहा है, आप उससे अपने कंसेप्ट को स्टार्ट कराएंगे। सपोज दैट यू आर गोइंग टू टीच अ कंसेप्ट ऑफ, मान लीजिए कि आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, सपोज कि आप बच्चों को रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चों को ऑलरेडी ब्रीदिंग के बारे में पता होगा। ठीक है, सांस लेना किसे कहते हैं। तो आप बच्चों के सामने पहले वो चीज रखेंगे जो वो ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि मान लो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ाने जा रहे हो मैथ्स के अंदर, मैथ्स के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप पहले बच्चों के सामने उन एग्जाम्पल्स को रखेंगे, आप बच्चों के सामने उन प्रश्नों को रखेंगे, आप उन उदाहरणों को रखेंगे जो वो जानते हैं। और उसके बाद आप अननोन की तरफ जाएंगे, उसके बाद आप किस में जाएंगे, फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं नोन टू अननोन फैक्ट। सपोज एक और एग्जाम्पल देती हूं, जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। मान लीजिए कि बच्चों को फूड के बारे में आपने पहले बताया। आई एम श्योर कि बच्चे जानते हैं, ऑलरेडी उन्हें पता है फूड क्या होता है, वो डेली फूड लेते हैं, तो फूड उनको पता है, तो ये आपका नोन हो गया। लेकिन फूड से चल करके जब आप उनको न्यूट्रिशन बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा किसमें होता है, तो वो उनके लिए क्या हो गया, अननोन हो गया। तो टीचिंग के दौरान हमें नोन टू अननोन मैक्सिम का पालन करना चाहिए टू मेक आवर टीचिंग मोर इफेक्टिव। ओके, सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड वन। सेकेंड जो हमारा मैक्सिम है विच इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब देखो, यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सरलता से कठिन की तरफ होगा। कभी भी टीचिंग में ऐसा नहीं होता है, या किसी किताब में आप ये नहीं देखेंगे कि आपने सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी से कोई चीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम जो भी चीज पढ़ाते हैं वो पहले सिंपल चीजों से पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को पहले क्या सिखाएंगे, आप बच्चों को पहले काउंटिंग सिखाएंगे। ठीक है, जब तक आप उनको काउंटिंग नहीं सिखाएंगे आप उनको प्लस माइनस नहीं सिखा सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस के लिए उनको काउंटिंग आनी जरूरी है। तो ये क्या है कि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। आप मैथ्स के अंदर देखते हो कि जो भी चैप्टर शुरू होता है वो सिंपल से
आगे चल के कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाती है, चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी भी इसी तरह से बढ़ जाती है। जैसे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बुक्स में, पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसी प्रकार से हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, सरल से कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए। उन चीजों को पहले हम प्रस्तुत करेंगे जो बच्चे के लिए आसान है, जो बच्चे ने देखी है, जो बच्चा जानता है, उससे हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, हम सरल से कठिनता की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आसान था। थर्ड देखते हैं, थर्ड मैक्सिम ऑफ टीचिंग आता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस मतलब आपको विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण आपको पता होगा। विश्लेषण क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जब आप किसी समस्या को क्या करते हैं, किसी समस्या को या किसी भी कोई आपका कॉन्सेप्ट है, आप उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ये आपका होता है विश्लेषण। ठीक है, और अगर मैं सिंथेसिस की बात करूं, सिंथेसिस यानी आपका संश्लेषण क्या होता है, इसका उल्टा आप कर दो। ठीक है, संश्लेषण का मतलब होता है कि अलग अलग भागों को जोड़ना, अलग अलग आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन ऑल दी पार्ट्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, जो आपने पार्ट्स को तोड़ा उसको आप एक ही बार में क्या करते हो, यहां कंबाइन कर देते हो। तो ये आपका क्या है, संश्लेषण है। संश्लेषण का मतलब होता है कि जोड़ना, ऑल ओवर किसी चीज को, किसी समस्या को आप छोटे छोटे जो टुकड़े थे उसको आपने जोड़ दिया, जोड़ करके एक कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं, वो आपका सिंथेसिस है। एनालिसिस क्या होता है कि किसी कंसेप्ट को तोड़ करके देखना। तो हमें हमेशा जब भी पढ़ाना चाहिए वो एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी चीज पढ़ाना चाहते हो गणित के अंदर, तो आप क्या करेंगे कि उस कंसेप्ट को आप पार्ट्स में छोटे छोटे तोड़ के एंड देन आप उसको ओवरऑल होल तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसे हम पार्ट टू होल भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, पार्ट टू होल का कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि पार्ट का मतलब क्या है, जब आप किसी समस्या को तोड़ रहे हैं। यानी कि जैसे मान लो कि आप बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को मान लीजिए कि पोल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो पोल्यूशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को आप तोड़ेंगे, अलग अलग तोड़ के एंड देन आप कंक्लूड करेंगे कि ये सारे पोल्यूशन जो है ना, ये मिल करके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, या ये मिल करके हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। तो जब आपने पार्ट्स में चीजों को समझाया और उसके बाद जब आप एक इवैल्यूएशन पे पहुंचे, जब आप एक कंसेप्ट पे पहुंचे, तो उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस आप देख सकते हो कि आपके सामने कोई कंसेप्ट बहुत सारे पार्ट्स में था, आपने उनको जोड़ करके एक कंक्लूजन निकाला, ये आपका सिंथेसिस हुआ। तो हमें जब भी पढ़ाना चाहिए वो एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ जाना चाहिए। आपने पहले पोल्यूशन स्टार्ट किया, आपने पहले पोल्यूशन के टाइप्स बता दिए, सब कुछ बता दिया, एंड देन आपने उनको कंक्लूजन करने के लिए बोल दिया कि भाई इनसे क्या है, ये समस्या हो रही है। यानी कि आपने क्या करा, सिंथेसिस कर दिया। सारे समस्याओं को देखते देखते, एनालिसिस करते करते आप एक मूल्यांकन पे पहुंचे, कंक्लूजन पे पहुंचे। तो कंक्लूजन पे जो पहुंचना है वो सिंथेसिस का पार्ट है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या आता है, पर्टिकुलर टू जनरल। अब पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक पढ़ा रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर को हम स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं विशिष्ट से सामान्य। ये हमारा 4 है मैक्सिम। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना। अब विशिष्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट को प्रेजेंट करना, एग्जाम्पल को देना, और उसके बाद सामान्य मतलब कि रूल पे जाना, या किसी कॉन्सेप्ट पे जाना, या किसी थियरी पे जाना, आपका सामान्य होता है। ठीक है, जैसे आपने इंडक्टिव मेथड पढ़ा होगा। मुझे कोई चीज पढ़ाना है, मैं बच्चों के सामने अलग अलग एग्जाम्पल लेके जाऊंगी, यानी मैं उनके सामने विशिष्ट उदाहरणों को प्रस्तुत करूंगी। तो वो आपका क्या है, पर्टिकुलर हो गया। एंड जनरल मतलब बच्चा रूल को निकालेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बच्चों के सामने 4 ट्राइंगल लेके चली गई,
और मैंने बच्चों को बोला कि बेटा ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, अलग अलग माप है इनके, मान लो ये 50 है, ये आपका मान लो कि ये 60 का एंगल है, कोई भी मैंने एंगल यहाँ पे दे दिया बच्चों को, और मैंने बच्चों के सामने एग्जाम्पल को रखा। तो ये क्या है, आपका पर्टिकुलर है। आप एक एक उदाहरण बच्चों को दे रहे हैं, आप बच्चों को ऑब्जर्व करवा रहे हैं। बच्चा यहाँ विशिष्टता से कहाँ जाएगा, सामान्य की तरफ जाएगा, वो यहाँ से रूल निकालेगा। आपने बच्चों को जो ये काम दिया है, बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, इनको जोड़ेगा, ठीक है, इनको मापेगा कि कितने डिग्री के एंगल है। मापने के बाद बच्चा रूल पे जाएगा, सामान्यकरण पे जाएगा कि मैम इनके तो जो कोणों का योग है वो 180 डिग्री आ रहा है, सम जो है वो 180 है। तो यहां वो किस पे गया, पर्टिकुलर से जनरल पे गया, रूल से एग्जाम्पल पे गया। तो ये आपका इंडक्टिव का पार्ट है, ठीक है। इसको आगमन तरीका कह सकते हैं पढ़ाने का। आगमन में ही हम ये फॉलो करते हैं। आगमन में हम विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं। विशिष्ट मतलब जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, जो उदाहरणों को वो देख रहा है, और सामान्य का मतलब है जो उसने सिद्धांत या रूल को बताया या सामान्यकृत किया या खुद से खोज किया, ठीक है। तो हमें हमेशा विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना चाहिए। अगला देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा इंडक्शन टू डिडक्शन, ठीक है। अब देखो ये तो हमने अभी विशिष्ट से सामान्य पढ़ा, जिसे आगमन विधि भी हम कह सकते हैं। अब हमारा जो फिफ्थ आता है, फिफ्थ हमारा आता है यहाँ पर इंडक्शन टू डिडक्शन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन से निगमन क्या होता है, हमें हमेशा जब भी पढ़ाना चाहिए वो आगमन से निगमन की तरफ होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ये जो आगमन निगमन है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। हालांकि ये तो होते तो अलग अलग मेथड है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम आगमन का यूज करते हैं तो निगमन भी शामिल होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। आगमन विधि की अगर मैं चरण की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल बच्चों के सामने देते हैं, यानी कि आप एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद बच्चा उस उदाहरण को क्या करेगा, अवलोकन करेगा, ठीक है, अवलोकन करेगा। अवलोकन करने के बाद वो क्या करेगा, सामान्यीकरण करेगा, ठीक है, यानी जनरलाइज करेगा। और सामान्यीकरण के बाद वो क्या करेगा, लास्ट स्टेप पे उसको परीक्षण करेगा, यानी कि उसको वेरीफाई करेगा या उसको टेस्ट करेगा। तो अब आप देखो ये जो आपका चरण है आगमन विधि का, ये कहां से शुरू हुआ, उदाहरण से शुरू हुआ। आपने बच्चे के सामने एक उदाहरण दिया, जैसे मान लो वही ट्रायंगल वाला उदाहरण, आपने बच्चों के सामने 2 ट्रायंगल दिया और दोनों का योग जो था, बच्चों ने पहले इसको उदाहरण, आपने पर्टिकुलर को उदाहरण प्रस्तुत किया, बच्चे ने इसको ऑब्जर्व किया, इसको देखा, इसको फिर बच्चे ने क्या किया, जब इसको बच्चे ने देखा, मापा, तो वो किस पे पहुंचा, सामान्यीकरण पे पहुंचा, ठीक है। तो सामान्यीकरण करने के बाद हम दोबारा से उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ना, सामान्यीकरण के बाद वेरिफिकेशन का, ये हमारा निगमन है। क्या है, यही हमारा निगमन होता है। हमें पता है निगमन में क्या होता है कि हम पहले ही कोई चीज जनरलाइज कर देते हैं, सामान्य से हम उसके बाद विशिष्टता की तरफ जाते हैं। ध्यान से इसको समझना क्या है। पहले मैंने उदाहरण दिया, बच्चों ने कोणों को देखा, मिलाया, और उन्होंने ये जनरलाइज किया कि अवलोकन के बाद उन्होंने जनरलाइज किया कि मैम ये तो 180 आ रहा है। फिर यहाँ पर मैं उनको रूल बता दूंगी कि हाँ बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो वो सामान्यीकरण हो गया। और सामान्यीकरण के बाद मैं क्या करूंगी, उन्हें मैं एक्सरसाइज दूंगी, उन्हें मैं और क्वेश्चन दूंगी, बच्चे एक्सरसाइज करेंगे बुक में। तो जब बच्चा सामान्यीकरण के बाद दोबारा से उसको टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है, वो निगमन का पार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये आगमन से कहां जा रहा है, निगमन की तरफ जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो मैक्सिम था, ये क्या था, आगमन से निगमन की तरफ। अब हम चलेंगे पूर्ण से अंश की तरफ। अब देखो होल टू पार्ट क्या होता है। होल टू पार्ट जो है हमारा गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, ठीक है। आपने गेस्टाल्टवाद सुना होगा, मैक्स वर्दिमर जिसके फाउंडर है, ठीक है। होल टू पार्ट कंसेप्ट कहां से आया, गेस्टाल्ट से आया, क्योंकि गेस्टाल्टवाद जो है वो ये मानते थे कि हम किसी भी समस्या को क्या करते हैं, एज अ होल, हम किसी भी प्रॉब्लम को एज अ होल परसीव करते हैं, एज अ होल हम देखते हैं। तो ये चीज टीचिंग में भी होना चाहिए। जब भी हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो हम पहले एज अ होल उनको कोई पढ़ाएंगे, कोई भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे। सपोज दैट आई एम गोइंग टू टीच पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाने से पहले क्या करूंगी, मैं क्लास में एक फ्लावर, एक
प्लांट ले जाऊंगी एंड मैं ओवरऑल उनको एक प्लांट शो करूंगी, ठीक है। ये क्या है, होल हो गया। मैं उनके सामने एक प्लांट शो करूंगी और उसके बाद में उनके पार्ट्स बताऊंगी। उसके बाद में बताऊंगी कि भाई रूट कहाँ है, उसके बाद में बताऊंगी कि लीफ कहाँ पर होते हैं, लीफ कहाँ है, या उसके बाद में बताऊंगी कि स्टेम क्या होता है। तो ये क्या है कि पहले मैं एज अ होल बच्चों को फ्लावर दिखा दूंगी, एज अ होल मैंने बच्चों को दिखाया एंड उसके बाद में एक एक इसके पार्ट पे, उनकी जड़, उसकी पत्तियां, हर एक चीज की डिटेलिंग जो है वो मैं बाद में उनको बताऊंगी। तो ये जो एक मैगजीन है ये होल टू पार्ट की तरफ जा रहा है। ऐसे ही मान लो आपको कंप्यूटर सिखाना है, ठीक है, आपको कंप्यूटर का कोई कंसेप्ट बताना है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एग्जांपल आप सोच सकते हो। कंप्यूटर पढ़ाना है तो मैं कंप्यूटर बच्चों को पूरा पहले उनको दिखाऊंगी, या तो मैं रियल कंप्यूटर ले जाके उनको दिखा दूंगी, या मैं एक चार्ट दिखा दूंगी कि बेटा देखो ऐसा कंप्यूटर होता है। तो आप एक रियल पहले ओवरऑल कंप्यूटर दिखाओगे, होल दिखाओगे, और उसके बाद आप एक एक कंप्यूटर के पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपका जो मैगजीन है ये होल टू पार्ट की तरफ है। हमेशा हमें पूर्ण से कहां जाना चाहिए, पूर्ण से अंश की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है जो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बहुत आसान है। जैसे मैंने बोला कि कंक्रीट का मतलब क्या है, आपको रियल वस्तु पहले ले जा रहे हैं और उसके बाद आप उनको अमूर्तता की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे कि पियाजे थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा, बच्चा पहले कंक्रीट चीजों से सीखता है, हम पहले उनको एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं ले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स का ही कंसेप्ट ले लेते हैं हम। बच्चों को मान लो कि मुझे अगर ट्राइंगल ही बताना है, मुझे अगर उनको त्रिभुज बताना है, तो आपको पता है कि त्रिभुज जो है वो बच्चे ने रियल में नहीं देखा ना त्रिभुज। तो क्या कंक्रीट का मतलब क्या है कि मैं उन्हें ऐसी वस्तुएं दिखा सकती हूँ जो इस त्रिभुज से रिलेटेड हो। कोई वस्तु दिखा दूंगी ट्रायंगल शेप का, मैं ऐसे हो सकता है मैं ऐसे ब्रेड पकौड़ा उनको दिखा दूं, है ना, कुछ भी हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई भी चीज मुझे सिखाना है, मुझे अगर प्लांट सिखाना है, कोई भी चीज सिखानी है, तो मैं उनको प्रत्यक्ष पहले वस्तु उनको दिखाऊंगी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये भी नहीं था त्रिभुज बताने के लिए, तो मैं एक मॉडल लेके चली गई। तो हम पहले क्या करेंगे, कंक्रीट यानी कि हम मूर्त चीजों से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बच्चा यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ जब मैंने उनको एक मूर्त वस्तु दिखाई, त्रिभुज आकृति, या मान लो मैं उनको वर्ग आकृति कोई चीज दिखा रही हूँ, मैंने उनको एक ब्रेड दिखा दिया कि भाई ये वर्ग जैसा होता है, और उसके बाद बच्चा खुद ही क्या करेगा, वर्ग को बनाएगा। उसके बाद वो अमूर्त पे जाएगा, उसके बाद वो उन सवालों को करेगा जो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमेशा हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कंक्रीट चीजों से करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पहले कंक्रीट से ज्यादा सीखेगा, उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आसान था, आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, इजी है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप कोई भी सोच सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो। हमेशा हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का ही पालन करते हैं। हम पहले वस्तुओं से सिखाना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम स्थूल से सूक्ष्म भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंपैरिकल टू रैशनल। अब ये इंपैरिकल टू रैशनल क्या होता है? इंपैरिकल का मतलब होता है जो आपका आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, आपकी ऑब्जर्वेशन जहां पर हो, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर रैशनल और इंपैरिकल का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूं तो इंपैरिकल का मतलब होता है हमारा जो आपका क्या हो, अवलोकन पर आधारित हो, ठीक है। किस पर आधारित हो? अवलोकन पर आपका बेस्ड हो, आधारित हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपके उदाहरण पर आधारित हो, ठीक है, उदाहरण से संबंधित हो। एंड रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब होता है जो लॉजिकल हो, ठीक है, जो तर्क पर आधारित हो, जो सिद्धांत पर आधारित हो। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इंपैरिकल का मतलब क्या है कि आप अवलोकन से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बच्चा अवलोकन करके पहले सीखेगा, आप जो भी सिखाएंगे वो आप पहले उनको ऑब्जर्व करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा, एंड उसके बाद रैशनल की तरफ हम जाएंगे। रैशनल मतलब जो तार्किक है, जिसके पीछे बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है ज्यादा, जिसके पीछे बच्चा सूत्र को दिखा रहा है, जहां पे रूल्स आ गए, जहां पे सिद्धांत को वो फॉलो कर रहा है, वो आपका रैशनल है, जो तार्किक है, ठीक है। तो हमें इंपैरिकल से यानी रियल सिचुएशन से हमें उन चीजों पे जाना चाहिए जो कि तार्किक है, जिसमें आपको तर्क की जरूरत है, जिसमें आपको सिद्ध करने की आवश्यकता है, तो वो हमें बाद में करना चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव भी वही चीज है। एक्चुअल का मतलब क्या है, जो सामने है, जो सच है, ठीक है। तो हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, एक्चुअल चीजों से पढ़ाना चाहिए एंड उसके बाद उनको हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मान लो कि फ्रैक्शन पढ़ाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रैक्शन पढ़ाना है, तो एक्चुअल और रिप्रेजेंटेटिव से मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ। जैसे मुझे 1/2 का कंसेप्ट अगर सिखाना है तो पहले मैं ये नहीं लिखूंगी, मैं पहले एक हो सकता है बच्चों को बोलूं कि बेटा ये रोटी जो है इसको आप हाफ कर दीजिए। मैंने इस रोटी को हाफ किया कि भाई ये एक रोटी थी, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये एक्चुअल है। आप रियल उनको पहले दिखाएंगे, आप पहले उन चीजों से परिचित कराएंगे जो रियल है, उसके बाद मैं उनको बताऊंगी कि ये 1/2 होता है, यानी कि उसके बाद में सिंबॉलिक तरीके से उनको समझाऊंगी। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जो आप सिंबॉलिक चीजों को दिखा रहे हो, ठीक है। एक्चुअल मतलब जो रियल वस्तु है वही कंक्रीट वाला हो गया, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वही है, सेम एक्चुअल कह दिया गया इसको, कि आप पहले एक्चुअल चीजें दिखाएंगे और उसके बाद आप कहां जाएंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव है, एंड देन आप उसको सिंबॉलिकली दिखाओगे कि भाई इसको अब आप प्लस करो, ये क्या है आपका, ये जब हम बच्चा जब ये कर रहा है तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। या आप पहले उनको रियल वस्तु दिखाएंगे और उसके बाद आप हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव में आप चार्ट पे उनको दिखाओ, हो सकता है आप फ्लैश कार्ड लेके चले जाओ, ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। आप चित्र दिखा देंगे, वो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। एक्चुअल मतलब रियल, रिप्रेजेंटेटिव मतलब या तो सिंबॉलिकली आप उसको दिखा रहे हो, या पिक्चर के थ्रू दिखा रहे हो, या आप किसी भी अन्य मोड से आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो वो चीजें जो आपने उनको पहले एक्चुअल सिखाई थी, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, डेफिनेट टू इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है। यहां पर देखो डेफिनेट टू इंडेफिनेट, जो आपका इंडेफिनेट टू डेफिनेट जो होता है, ये थोड़ा सा आई थिंक उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे अनिश्चित से निश्चितता की ओर जाते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट टू डेफिनेट होगा यहां पर, इंडेफिनेट टू डेफिनेट। इनडेफिनेट टू डेफिनेट का मतलब होता है कि जो बच्चों को अनिश्चितता है उसको दूर करते हुए निश्चितता की तरफ जाना, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब क्या है, जो बच्चों को अनिश्चितता है। अनिश्चितता का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होंगे जो बच्चा नहीं जानता होगा, उससे आप उनको कहां जाएंगे, निश्चितता की तरफ ले जाएंगे।